नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रिस कुकरा स्टडी पर। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम आपके लिए जल्दी लेके आ रहे हैं हिंदी से संबंधित वीडियो, तो मैं आज आपके लिए हिंदी से संबंधित एक वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो का नाम है भाषा और लिपि। यह जो वीडियो है रीट में पाठ्यक्रम जो चलता है उस पर आधारित है। रीट का ही कारण जितने कंपटीशन है जिससे हिंदी का संबंध है उन सभी कंपटीशन के लिए ये हिंदी से संबंधित वीडियो बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अपना इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आपके साथ हम बात करते हैं भाषा और लिपि। सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा शब्द की उत्पत्ति। तो भाषा शब्द की जो उत्पत्ति है उसके बारे में हम बात करते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति। भाषा शब्द की उत्पत्ति की बात की जाए तो ये संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाष धातु से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रकट करना। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि संस्कृत के भाष धातु से बना ये शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रकट करना। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो भाषा की परिभाषा, भाषा किसे कहेंगे हम? क्या परिभाषा है भाषा की? भाषा की परिभाषा से तात्पर्य है कि जब प्राणी अपने भाव, सूचना, संदेश आदि को जिस माध्यम द्वारा प्रकट करता है, अभिव्यक्त करता है, उसे हम क्या कहेंगे? भाषा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि विचार की अभिव्यक्ति का माध्यम, व्यक्ति का माध्यम क्या कहलाएगा आपके? भाषा। विचार की अभिव्यक्ति जिस माध्यम द्वारा वह करता है वह क्या कहलाएगा? अपनी भाषा। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे विचार आप तक पहुँच रहे हैं, तो जिस माध्यम से पहुँच रहे हैं तो अपनी भाषा है। एक छोटा बच्चा रोता है, अपने रोने के द्वारा वह स्पष्ट करता है अपनी माता को कि मुझे भूख लगी है, मुझे दूध चाहिए। वो उसकी भाषा है। कोई पशु है जैसे गाय, उसको भूख लगती है तो रंबाने लगती है ज़ोर ज़ोर से, तो उसके मालिक को पता चल जाता है कि गाय अब भूखी हो गई है, उसके चारे का समय हो गया है। तो उसकी भाषा का वो माध्यम है, विचार अभिव्यक्त का माध्यम है, उसे हम क्या कहेंगे? भाषा। भाषा पर थोड़ा सा आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं, बोली। बोली से क्या तात्पर्य है मैं ये आपको बताता हूँ कि बोली क्या है। जब भाषा एक सीमित क्षेत्र में एक समुदाय विशेष द्वारा बोली जाती है तब उसे स्थानीय रूप में बोली कहा जाता है। अर्थात एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थान विशेष द्वारा जो भाषा है उसे हम क्या कहते हैं? बोली। इस बोली को एक और नाम दिया जाता है उपभाषा। इसके लिए एक हिंदी में लोकोक्ति चरितार्थ होती है कि कोस कोस पर पानी बदले, 5 कोस पर बानी। अर्थात एक सीमित क्षेत्र में जो भाषा प्रयोग की जाती है उसके हम क्या कहते हैं? बोली। अब बात करते हैं हिंदी में बोली का वर्गीकरण। हिंदी में बोलियों का वर्गीकरण किया गया है, कितने प्रकार से किया गया है और किस वर्गीकरण में कौन सी बोली रखी गई है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हिंदी में बोली वर्गीकरण। हिंदी में बोली का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है। इसके 5 भाग हैं। पहले भाग की हम बात करें तो हम लेते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की बात करें तो इसके अंदर जो बोलियां सम्मिलित की गई है वो निम्नलिखित है। 3 तो अपना ब से शुरू याद रखना है। ब्रज, बांगरू, बांगरू का एक अन्य नाम भी है हरियाणवी, और तीसरा ब से बुंदेलखंडी, और उसके बाद कन्नौजी, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण खड़ी बोली। ये 5 बोलियां हैं वो आपके पश्चिमी हिंदी में शामिल की गई है। उसके बाद इसका वर्गीकरण किया गया है। उसका दूसरा भाग है आपके पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी है, इसके अंदर 3 बोलियों को रखा गया है।
3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये हो गए आपके 2 भाग। उसके बाद हम लेते हैं तीसरा भाग। तीसरा भाग आपके आता है बिहारी। बिहारी के अंदर भी 3 बोलियों को रखा गया है, मगही, मैथिली और भोजपुरी। चौथे वर्गीकरण में बात करें तो अपने खुद के क्षेत्र से संबंधित बोली, अपना क्षेत्र है राजस्थान, तो ये कहलाई राजस्थानी। अब राजस्थानी में जैसा आपको मालूम है कौन कौन सी बोलियां चलती है, मेवाड़ी, मारवाड़ी, मालवी, और आपको मालूम है कि कौन कौन चलती है, ढूंढाड़ी, बागड़ी, हाड़ौती आदि है जो बोलियां, इसके अलावा भी होगी बोलियां, ये अपने राजस्थानी भाषा में सम्मिलित की गई है। 5वां भाग है आपके पहाड़ी। पहाड़ी भाग के अंदर आपके सम्मिलित की गई है गढ़वाली, कुमाऊनी और तीसरी है मंडियाली। इस प्रकार हिंदी में बोलियों का वर्गीकरण 5 भाग में किया गया है। पहला भाग पश्चिमी हिंदी, इसके अंदर 5 बोलियों को सम्मिलित किया गया है, ब्रज, बांगरू, बुंदेलखंडी, कन्नौजी और खड़ी बोली। दूसरा भाग पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तीसरा भाग बिहारी, मगही, मैथिली, भोजपुरी। और चौथा भाग राजस्थानी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, मालवी, ढूंढाड़ी, बागड़ी, हाड़ौती। और पहाड़ी के अंदर गढ़वाली, कुमाऊनी और मंडियाली। इस प्रकार इन सभी बोलियों को सम्मिलित करके अपनी हिंदी भाषा बड़ी है। ये बोलियां संरक्षण पाकर या किसी अन्य कारण से विस्तृत भूभाग पर पहुंच जाती है, और जब ये विस्तृत भूभाग पर पहुंच जाती है तब ये भाषा का दर्जा प्राप्त कर लेती है। अब बात करते हैं हम भाषा के ऊपर। अब बात करते हैं हम भाषा के बारे में। हमारे देश भारत के अंदर कई प्रकार की बोलियां बोली जाती है, भाषाएं बोली जाती है। ये भाषाएं मराठी, गुजराती, तमिल, बांग्ला, हिंदी आदि कई भाषाएं बोली जाती है। इन भाषाओं में जो इन भाषाओं की जननी है, सूत्र भाषा है, वह एक ही है, वह है संस्कृत। संस्कृत इन सभी भाषाओं की क्या है, जननी। सूत्र भाषा क्या है, संस्कृत। अब ये सवाल कभी कभी पूछा जाता है कि भारत में बोली जाने वाली समस्त भाषाओं की जननी कौन है या सूत्र भाषा क्या है, तो क्या होगा, संस्कृत। अब हम आगे चलते हैं तो बात करते हैं अपने जो भारत के अंदर जो बोली जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण भाषा है वो है हिंदी। हम बात करते हैं हिंदी के बारे में। अब सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी शब्द की उत्पत्ति। हिंदी शब्द की उत्पत्ति यानी कि हिंदी शब्द मूल किसकी देन है, तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति। हिंदी शब्द की उत्पत्ति, हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में हम बात करें तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि अपने भारत के एक महान विद्वान है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। इन्होंने बताया कि इन्होंने बताया कि प्राचीन समय में एक नदी चलती थी। इस नदी का नाम था सिंधु। भारत के अंदर ये भारत था, भारत के पश्चिम में एक नदी चलती थी सिंधु। अब सिंधु के पश्चिम में रहते थे ईरानी लोग। अब ईरानियों की एक समस्या थी, क्या समस्या थी कि ये स का उच्चारण ह में करते थे, स को ह बोलते थे। तब उन्होंने क्या किया कि सिंधु नदी के पूर्व की ओर रहने वाले लोग, सिंधु नदी के जो पूर्व में रहने वाले लोग हैं, उनको कह दिया स की जगह कह दिया ह और बना दिया अपने हिंदू। अब लोगों को तो कह दिया इन्होंने हिंदू, और इन्होंने स की जगह ह का प्रयोग करते हुए इनके भूभाग को कह दिया हिंद। और जो इनकी भाषा है, स की जगह ह का प्रयोग करते हुए क्या कह दिया, हिंदी। इस प्रकार अपना जो हिंदी शब्द है यहाँ पर आ गया। ये कहना है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का।
ये जो हिंदी शब्द है मूल रूप से ईरानी भाषा की देन है। ये एक पटवारी के एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि सवाल था कि हिंदी शब्द किसकी देन है, किस भाषा की देन है, तो उसका आंसर क्या था, ईरानी भाषा। बात करते हैं भाषा परिवार की। भाषा परिवार से क्या मतलब है? अपनी जो हिंदी भाषा है वो बहुरूपीय भाषा परिवार से संबंध रखती है। बहुरूपीय भाषा परिवार, यह सवाल एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि हिंदी किस भाषा परिवार से संबंध रखती है, तो हिंदी रखती है बहुरूपीय भाषा परिवार। ये बहुरूपीय भाषा परिवार क्या है? तो विश्व की समस्त भाषाओं को एक समूह में बांधा गया है और उस समूह को भाषा परिवार नाम दिया गया है। और उस भाषा परिवार में एक अंग है बहुरूपीय भाषा परिवार। अर्थात कहने का मतलब है कि भारत और यूरोप और उसके आसपास के क्षेत्र में जो भी भाषाएं हैं उसको बहुरूपीय भाषा परिवार में सम्मिलित किया गया है। इसी कारण ये भाषा परिवार है, बहुरूपीय भाषा परिवार का अंग है। बात करते आगे हिंदी को संविधान में दर्जा। हिंदी को संविधान में दर्जा दिया गया है। तो क्या दर्जा दिया गया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। संविधान में दर्जा हम बात करते हैं यहाँ पर 14 सितंबर 1949 के। 14 सितंबर 1949 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया। कहा गया कि हिंदी है आज से भारत की राजभाषा होगी, न कि राष्ट्रभाषा। आपको अवगत करवा देता हूँ कि अभी तक भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी केवल राजभाषा है। अब ये तारीख आ गई अपने 14 सितंबर। अब इसे 14 सितंबर को यादगार बनाने के लिए क्या कर दिया भारत सरकार ने कि 14 सितंबर को अपने क्या मना दिया, हिंदी दिवस। और हिंदी दिवस हो गया अपने 14 सितंबर को। हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी बीच में एक और सवाल लेता हूँ आपके कि विश्व हिंदी दिवस, कभी कभी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो इसके लिए मैं आपसे चर्चा करता हूँ कि बात है आपके 10 जनवरी 1975 की। स्थान है आपका नागपुर, वर्तमान महाराष्ट्र, और देश जैसा कि आप जानते ही हो भारत। ये जो नागपुर स्थान है महाराष्ट्र के अंदर है और भारत में स्थित है। महाराष्ट्र आपको मालूम है कि 10 जनवरी 1975 को पहली बार नागपुर के अंदर विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। विश्व हिंदी सम्मेलन सर्वप्रथम नागपुर में इसका आयोजन किया गया और इस तिथि को यादगार बनाने के लिए 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि विश्व हिंदी सम्मेलन प्रथम बार कहाँ पर हुआ, तो आपका आंसर होगा नागपुर में। और किस तारीख को, 10 जनवरी को इसका उद्घाटन हुआ था, इसलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब उसके बाद बात करते हैं हम कि इसे संविधान में किस स्थान पर रखा गया। तो हिंदी को जो है संविधान के भाग संख्या 17 में शामिल किया गया। संविधान के भाग संख्या 17 में शामिल। भाग संख्या 17 में हिंदी का वर्णन किया गया। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक इसका वर्णन मिलता है। और 343 में कहा गया है कि आर्टिकल 343 अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि देवनागरी लिपि वाली हिंदी अपने देश की राजभाषा होगी। यानी कि देवनागरी लिपि वाली हिंदी क्या होगी, अपने देश की राजभाषा, देश की राजभाषा। यहाँ पर बना दिया आपके इसको राजभाषा। किस अनुच्छेद में है, 343 में। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद आपके 343। अनुच्छेद के बाद हम बात करते हैं आपके अनुसूची की। अब हम बात करते हैं अनुसूची के बारे में।
जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया तब इसे 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया और इसके साथ में कुल 14 भाषाओं को स्थान दिया गया। हिंदी सहित इसमें कुल 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में इसमें कुल 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में कुल भाषाएं कितनी है? 22। अब 14 से 22 कैसे हो गई? तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो भाषाएं सम्मिलित की गई इस अनुसूची के अंदर, उस भाषाओं के बारे में कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो हम बात करते हैं कौन सी भाषाएं कब जोड़ी गई। हम बात करते हैं पहले 21वां संविधान संशोधन। 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ा गया और ये आपके संविधान संशोधन हुआ है 1967 में। इसके बाद में संविधान संशोधन की बात करें तो 71वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया। वो भाषाएं थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इन 3 भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यह संविधान संशोधन 1992 में। इसके बाद में हुआ 92वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया। 4 भाषाएं कौन कौन सी थी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। यह संविधान संशोधन ना हुआ आपके 2003 के अंदर। इन 3 संविधान संशोधन द्वारा कुल 8 भाषाओं को जोड़ा गया और वर्तमान में ये भाषाएं पहुंच गई 22। जब हिंदी को इस सूची में रखा गया तब 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22। अब 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ा गया, 71वें द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को, 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया। अब इनमें से सवाल आता है परीक्षा में कि सिंधी को किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची में रखा गया, या इन 3 भाषाओं के बारे में, या इन 4 भाषाओं के बारे में। तो हम थोड़ा सा ट्रिक के बारे में देखते हैं और बात करते हैं कि इनको याद रखने का एक छोटा सा तरीका। मैं बात करता हूँ कि 21 साल की लड़की थी जिसका नाम था सिद्धि। उसने 71 साल के व्यक्ति कह दें, व्यक्ति का नाम था कोमन। कोमन को 1992 में बोर्ड मास का नियम, जो कि अपने गणित में चलता है, बोर्ड मास का नियम सिखाया। ये आपको एक लाइन याद रखनी है और जिसके द्वारा आपको ज्ञात हो जाएगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया। तो हम बात करते 21 साल की सिद्धि ने 71 वर्ष के कोमन को 1992 में बोर्ड में इसका नियम सिखाया। तो 21 से तात्पर्य है 21वां संविधान संशोधन। सीधी का मतलब सिंधी, यानी कि 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। और उसके बाद करते 71 के कॉमन को, तो 71वां संविधान संशोधन, और को का हो जाएगा आपके कोंकणी, म का आपके मणिपुरी और न से नेपाली। इस प्रकार 71वें संविधान संशोधन द्वारा कॉमन को मतलब है कि को से कोंकणी, म से मणिपुरी और न से नेपाली, इन 3 भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। फिर 1992 में बोर्ड में इसका नियम सिखाया। तो 1992 में से आपको लेना है बोराणु, यानी कि बोराणुवा संविधान संशोधन, और बोर्ड में बो से बन गया आपके बोडो, ड से डोगरी, म से मैथिली और सा से संथाली। इन 4 भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अपनी 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जो कि वर्तमान में कुल भाषाएं कितनी हो गई अपने 22। ये सवाल परीक्षा में पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है। पहले भी पूछा गया है कि 21वां संविधान संशोधन के द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया, तो आंसर आपके सिंधी। आपको पूछ लेंगे कि 71वें संविधान संशोधन द्वारा किस भाषा को नहीं जोड़ा गया है, तो 3 भाषा ये दे देंगे और चौथी भाषा कोई अलग ही होगी, जो आपका आंसर होगा। अब कुल 14 भाषाएं होगी। अब आपको बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि इन 14 भाषाओं के अंदर
आपकी राजस्थानी अपनी राजस्थानी को नहीं जोड़ा गया है, इसको कोई स्थान नहीं दिया गया है। अभी तक राजस्थानी भाषा को अनुसूची में कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। परीक्षा में यह सवाल आता है कि निम्न में से किस भाषा को अनुसूची में स्थान नहीं मिला है, तो उसमें राजस्थान भी ऑप्शन में दिया हुआ हो सकता है। आप भ्रमित न हुए, राजस्थानी को अभी तक इसमें नहीं जोड़ा गया है। अब हम आगे बात करते हैं बोली और भाषा में अंतर। बोली व भाषा में अंतर। बोली और भाषा में अंतर बताऊं उससे पहले मैं एक आपको बात बताना चाहता हूं कि कभी कभी एक प्रश्न आ जाता है। वो प्रश्न किससे संबंधित मैं आपको बताता हूँ। भाषा होती है, भाषा की एक विशेषता है कि भाषा अस्थायी होती है। कैसी होती है? अस्थायी। अस्थायी से तात्पर्य है कि भाषा परिवर्तनशील होती है। कैसे? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अपने भारत की सभी भाषाओं की सूत्र भाषा क्या है? संस्कृत। संस्कृत सूत्र भाषा है। कालांतर में संस्कृत से ये आपके बन गई पाली, पाली से चेंज हो गई प्राकृत में, प्राकृत से ये आपके चेंज होगी अपभ्रंश में, अपभ्रंश या इसका दूसरा नाम है अवहट। अवहट, अवहट से ये बन गई अपने वर्तमान में वो अपने जो हिंदी चल रही है। अभी मैंने आपको बताया कि भाषा अस्थायी होती है और परिवर्तनशील भी होती है। संस्कृत थी सूत्र भाषा, वो चेंज हो गई पाली में, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश का दूसरा नाम क्या है? अवहट, अवहट से क्या बन गई? वर्तमान हिंदी। अब हम बात करते हैं कि परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो एक क्रम दे दिया जाता है आपको कि इस क्रम में इस भाषा को जमाइए। तो पहले संस्कृत आई, उसके बाद पाली आई, उसके बाद प्राकृत आई, उसके बाद अपभ्रंश या अवहट या वर्तमान हिंदी। ये इसका क्रम है जो परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। अब हम बात करते हैं बोली और भाषा में अंतर। तो एक तरफ हम लिख देते हैं बोली और एक तरफ लिख देते हैं भाषा। पहले हम बात करते हैं इसके क्षेत्र के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बोली क्या है? भाषा एक समुदाय विशेष द्वारा बोली जाने वाले एक सीमित क्षेत्र में, उसे हम क्या कहेंगे? स्थानीय रूप में बोली, और इसे हम कहते हैं उपभाषा भी कहते हैं। बोली का दूसरा नाम क्या है? उपभाषा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। ये कहाँ बोली जाती है? एक सीमित क्षेत्र में। जब यही बोली संरक्षण प्राप्त करके या किसी अन्य कारणों से विस्तृत भूभाग पर पहुंच जाती है, तब ये भाषा का रूप ग्रहण कर लेती है। अर्थात भाषा का क्षेत्र कैसा होगा? विस्तृत। अब इसके बाद में दूसरा बात करते हैं व्याकरण के बारे में। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, इस कारण इसका कोई व्याकरण नहीं होता है, और जबकि भाषा का व्याकरण होता है। अब बात करते हैं शब्दकोश के बारे में। ये शब्दकोश, इसका शब्दकोश व्याकरण नहीं होगा तो शब्दकोश भी नहीं होगा। अब ये जो भाषा है तो इसका व्याकरण है, व्याकरण तो शब्दकोश भी होता है। साहित्यिक रचना के बारे में बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बोली के अंदर न तो व्याकरण होता है न शब्दकोश होता है। व्याकरण और शब्दकोश के अभाव में साहित्यिक रचना संभव नहीं है, इसलिए बोली के लिए कोई साहित्यिक रचना नहीं है। जबकि भाषा में व्याकरण भी होता है, शब्दकोश होता है। व्याकरण शब्दकोश दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। इन दोनों के द्वारा ही साहित्यिक रचना की जाती है, इसलिए इसके अंदर साहित्यिक रचना होती है। अर्थात ये आपको देखना है कि दोनों में क्या भेद है। वापस देखते हैं कि बोली का क्षेत्र सीमित होता है, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। व्याकरण बोली का नहीं होता है, न ही शब्दकोश होता है, जबकि भाषा का होता है। साहित्यिक रचना व्याकरण शब्दकोश नहीं होते तो इसकी साहित्यिक रचना नहीं होगी, और इसके व्याकरण और शब्दकोश होते, इस कारण भाषा की जो साहित्यिक रचना है वो होगी। अब हम आगे बात करते हैं भाषा के प्रकार, भाषा के भेद। भाषा के भेद बात करें तो भाषा के भेदों को दो भाग में बांटा गया है। भाषा के दो भाग किए गए हैं, दो भेद किए गए हैं, दो वर्गीकरण किए गए हैं। पहला है मौखिक और दूसरा है आपके लिखित। मौखिक भेद से क्या तात्पर्य? जब
विचार अभिव्यक्ति के लिए ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है तब वह मौखिक भाषा कहलाती है। केवल ध्वनियों का प्रयोग होता है। ध्वनियों का प्रयोग से तात्पर्य है जैसे मैं बोल रहा हूँ और आपके पास में मेरी भाषा पहुँच रही है, कोई लिखित में नहीं दे रहा हूँ, केवल मौखिक रूप से प्रयोग कर रहा हूँ ध्वनियों का, तो मौखिक कहलाएगी। अब बात करता हूँ लिखित। जब मौखिक ध्वनियों को सांकेतिक रूप दे दिया जाता है, चिन्ह के रूप में लिखा जाता है, एक लिपिक के रूप में लिखा जाता है, तब ये भाषा लिखित रूप में बदल जाती है। अर्थात ध्वनि को लिपिबद्ध कर दिया जाता है, सांकेतिक बना दिया जाता है, चिन्ह दे दिए जाते हैं, ध्वनि को लिपिबद्ध कर दिया जाता है, तब ये क्या बन जाएगी? लिखित भाषा। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर एक शब्द आया लिपि। लिपि क्या होती है? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मौखिक ध्वनियों को जब सांकेतिक रूप दे दिया जाता है, चिन्ह दे दिए जाते हैं, उन्हें चिन्ह के रूप में व्यक्त किया जाता है, तब वह किस में बदल जाएगी? लिपि में। अर्थात ध्वनियों को चिन्हों में बदलना। ध्वनियों को चिन्ह में बदलना, तो जो चिन्ह होंगे वो क्या कहलाएंगे? चिन्ह कहलाएंगे आपके लिपि। ये चिन्ह आपके क्या कहलाएंगे? लिपि। अब हम बात करते हैं कि लिपि, अपने हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि हिंदी की लिपि कौन सी है। तो आपको ज्ञात होना चाहिए अपनी जो हिंदी है उसकी लिपि है देवनागरी लिपि। जैसा कि अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि देवनागरी लिपि वाली हिंदी भाषा भारत की राजभाषा होगी। ये अनुच्छेद 343 में कहा गया है। तो इसी के आधार पर हमें ज्ञात है कि हिंदी की लिपि कैसी है? देवनागरी। अब हिंदी के अलावा भी कुछ अन्य भाषाएं जिनकी लिपियों के बारे में परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो मैं बता देता हूँ कुछ महत्वपूर्ण जो भाषाएं हैं उनसे संबंधित उनकी लिपियाँ। पहले मैं लेता हूँ पंजाबी भाषा। पंजाबी भाषा की लिपि है आपके गुरुमुखी। उसके बाद मैं लेता हूँ अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन लिपि। उसके बाद मैं आपके लेता हूँ उर्दू। ये चारों प्रश्न पहले परीक्षा में पूछे जा चुके हैं कि इनकी लिपियाँ कौन कौन सी है। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। वापस देख लेते हैं। ये सवाल पूछा गया पहले कि हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी। अंग्रेजी की रोमन। उर्दू की फारसी। ये इन चार भाषाओं की अलग अलग चारों लिपियाँ हैं। अब हम आगे बात करते हैं लिपि की विशेषता के बारे में कि जो अपने हिंदी की लिपि है देवनागरी, तो देवनागरी लिपि की विशेषता। देवनागरी लिपि की विशेषता। देवनागरी लिपि की विशेषता के बारे में बात करें तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जो हिंदी लिखते हैं हम, हिंदी की लिपि देवनागरी है। हम इसको लिखते कैसे? हम इसको लिखते हैं बाईं से दाईं ओर। अर्थात इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, इसके लिखने का क्रम। दूसरी इसकी विशेषता, दूसरी विशेषता है कि समस्त देवनागरी जो लिपि का समूह है उसको दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से? एक भाग है स्वर और दूसरा है व्यंजन। यानी कि देवनागरी लिपि का समूह कितने भागों में है? लिपि समूह दो भागों में। समूह दो भाग में है। एक भाग आपके स्वर और दूसरा भाग कौन सा है? व्यंजन। ठीक है। अब अगली विशेषता पे चलते हैं। तो अगली विशेषता में देखो कि हम जैसा उच्चारण करते हैं वैसा उसको लिखते हैं। अर्थात जैसा उच्चारण वैसी लिखावट। जैसा हम बोलेंगे वैसा ही लिखा जाता है। चौथी इसकी विशेषता है कि विश्व की किसी भी भाषा को हम इस वर्तनी के द्वारा लिपिबद्ध कर सकते हैं। देवनागरी लिपि द्वारा विश्व की सभी भाषाओं को बोल सकते हैं, लिख सकते हैं।
उसके बाद अगली बात करते हैं। अगली विशेषता के बारे में हम बात करते हैं कि एक वर्ग के वर्णों का उच्चारण, एक वर्ग के वर्णों का उच्चारण एक ही स्थान से, एक वर्ग के वर्णों का उच्चारण एक ही स्थान से। कैसे? तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे क वर्ग है अपने पास, क ख ग घ घ, तो इन चारों वर्ण का उच्चारण कंठ से होता है। उसके बाद च वर्ग ले लो, तो च वर्ग का उच्चारण तालु से होता है, ट का मूर्धा से होता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि एक वर्ग के वर्णों का उच्चारण एक ही स्थान से होता है। छठी विशेषता के बारे में बात करें तो अनुस्वार व अनुनासिक ध्वनियों के लिए पृथक पृथक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये भी इसकी एक विशेषता है के लिए पृथक पृथक चिन्ह, अलग अलग चिन्ह। अगली विशेषता के बारे में बात करें तो इसके ऊपर हम शिरोरेखा का प्रयोग करते हैं। शिरोरेखा का तात्पर्य क्या है? मैंने यहाँ पर शिरोरेखा का प्रयोग नहीं किया। जैसे मैंने एक शब्द लिखा तो हम इसके ऊपर एक लाइन खींचते हैं, इससे कहते हैं शिरोरेखा। तो अपने हिंदी के अंदर इसकी एक विशेषता है कि प्रत्येक शब्द के ऊपर एक शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। ये भी इसकी एक विशेषता है। आठवीं विशेषता के बारे में बात करें हम तो इसमें मात्राओं की निश्चित व्यवस्था है। मात्राओं की निश्चित व्यवस्था, तो मात्राएं कहाँ प्रयोग होगी कि जब स्वर प्लस व्यंजन अर्थात स्वर और व्यंजन को जब जोड़ा जाएगा तब इन मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं अगली विशेषता के बारे में। इसके जो वर्ण हैं बड़े ही सुडौल हैं, ये भी इसकी एक विशेषता है। वो गोल है, सुडौल व गोल है, ये भी इसकी एक विशेषता है। अब एक अलग से हम विशेषता के बारे में बात करते हैं कि जो इसकी सूत्र भाषा है, संस्कृत, मराठी, कोंकणी और नेपाली, इन चारों भाषाओं की जो लिपि है वह लिपि भी क्या है? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि संस्कृत सूत्र भाषा है, जननी है, उसी से भारत की अन्य भाषाएं निकली है। वो माँ के पेट से बच्चा निकलेगा तो उसके लक्षण तो लेगा ही। तो मराठी, कोंकणी, नेपाली, हिंदी, ये संस्कृत है जो देवनागरी है, तो ये भी स्वाभाविक है कि इनकी लिपि भी कैसी होगी? देवनागरी लिपि। और इसी के साथ में अपना ये टॉपिक भाषा और लिपि यहाँ पे पूर्ण होता है। मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है कि संभावना व्यक्त करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और इससे बाहर कोई सवाल जाने की गुंजाइश नहीं है। आप इसका अच्छी तरह से अध्ययन करना। हम अगली श्रृंखला में आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आएंगे। टॉपिक का नाम होगा वर्ण विचार, जो सभी प्रकार के कंपटीशन में आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। अगर अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल क्रिस कुकर स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये चैनल पसंद आया है, ये वीडियो पसंद है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस चैनल से इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो जब तक अगला वीडियो है तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।